हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि इफ द प्रेसिडेंट वांट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, देन अगर प्रेसिडेंट जो है अगर वो लीगल ओपिनियन लेना चाहें पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या होगा? ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे उसमें लिख रखा है। तो क्या होगा देखो, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। कौन सा होता है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें दो टाइप की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट मांग सकते हैं। ठीक है, एक तो जो क्वेश्चन में पूछिए लीगल वाली, ठीक है, एक तो जो क्वेश्चन में पूछिए लीगल वाली एडवाइस मांग सकते हैं, और दूसरी वो एडवाइस मांग सकते हैं किस मैटर के ऊपर? मान लो कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई है, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई है, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कन्वेंट हुआ है, इंगेजमेंट हुई है। तो इन दो मैटर्स पे वो क्या मांग सकते हैं? अपनी एडवाइस मांग सकते हैं। तो याद रखना, जब भी लीगल मैटर पे वो अपनी एडवाइस मांगेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगेंगे, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस देने से मना भी कर सकता है। दे भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और मना भी कर सकता है लीगल एडवाइस देने से। लेकिन अगर मान लो कि अगर प्रेसिडेंट ने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट वगैरह इन सब चीज़ों पे अगर कोई एडवाइस मांगी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, उनको क्या करनी पड़ेगी? उनके सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है कि उनको अपनी एडवाइस देनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडवाइस दे, मान लो कि किसी भी टाइप की एडवाइस दो, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट उसको फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है। उसमें क्या होती है, जो प्रेसिडेंट है वो दो टाइप की एडवाइस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। कुछ लीगल मैटर्स में मांग सकते हैं, या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, कोई कन्वेंट हुआ है, या फिर कोई इंगेजमेंट हुई है, उस पर भी मांग सकते हैं। अगर कोई लीगल मैटर पे मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकता है उनको एडवाइस देने को। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह पे अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है कि उनको अपनी एडवाइस देनी पड़ेगी। और जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे, जो भी एडवाइस दे, ठीक है, तो वो क्या होगी? प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट पे वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड बोलता है कि द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो किसके थ्रू अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे? ठीक है, एक्सरसाइज किसके थ्रू करेंगे? तो किसके थ्रू करेंगे? प्रेसिडेंट जो है वो किसके थ्रू करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में मतलब वैसे नॉर्मली आता क्या क्या है? देखो, एग्जीक्यूटिव पावर में वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, कैग को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और किसको अपॉइंट कर सकते हैं? उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन, मेंबर्स, या फिर गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी के जो कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया अगर बनाना है तो वो भी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो वो भी इनकी इसी पावर के अंडर आता है। उसके बाद जो भी मतलब यूनियन गवर्नमेंट के जो ट्रांजैक्शंस के जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आती है। तो किसके थ्रू करते हैं वो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ मान लो कि कोई भी अपॉइंट करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ही होता है उनका, इसीलिए। तो अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोलता है? इंडियन फेडरलिज्म डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फेडरलिज्म ऑफ यूएसए। इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो यूएसए के फेडरलिज्म से डिफरेंट है। तो उसके बारे में हमें बताना है कि डिफरेंस बताने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यूएसए के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से क्या है? ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फेडरल पावर्स हैं या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि
इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो केवल और केवल फेडरल केसेस के लिए अलाउड है। इंडिया में क्या है, ओनली फेडरल केसेस के लिए अलाउड है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। लेकिन अमेरिका में फेडरल केसेस तो हैं ही, साथ में नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम फोर्सेस, एम्बेसडर, इन सब के केसेस भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देखता है। इंडिया में वो नहीं देखता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी करेक्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड है द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ द कोर्ट्स इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली। बोल रहे कि जो अपीलेट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है दोनों ही कोर्ट्स की वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में ही है। देखो याद रखना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है वो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल तीनों ही केसेस के लिए है। लेकिन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसमें केवल और केवल किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए। वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए अपीलेट ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और इंडियन जो है सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे है। तो दोनों सेम तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोले, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिडिक्शन वेयर एज द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखो इंडियन सुप्रीम कोर्ट अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 143 के अंडर क्या है, उसकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं होती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कुछ ना कुछ क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। कौन सी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, वाइड डिस्क्रिशन होता है। जैसे कि स्पेशल लीव, ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव इंडियन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फीचर है। ठीक है, किसी भी मैटर में, वेदर वो जजमेंट कोर्ट का हो, ट्रिब्यूनल का हो, एक्सेप्ट मिलिट्री वगैरह का नहीं होना चाहिए। वैसे कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी का भी कोर्स हो तो स्पेशल लीव दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं किसके बारे में, अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, उनकी क्या क्या ज्यूरिडिक्शन। देखो वैसे हमने पढ़ी, सबसे पहले तो हमने पढ़ ली कौन सी, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ये तो हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ये हमने पढ़ ली। ठीक है, तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, सेकंड हमारी अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या ज्यूरिडिक्शन, एक है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कौन सी है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब आप डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये कौन कौन से केसेस में होती है। ठीक है, ये कौन कौन से केसेस में होती है, ये इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस केसेस में होती है, सबसे पहले फेडरल इश्यूज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फेडरल इश्यूज होने चाहिए, तब क्या होगी, हमारी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी। ठीक है, और फेडरल इश्यूज़ के लिए इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, मतलब फेडरल इश्यूज़ के लिए आप किसी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट केस करना है, कहाँ पे, आपको डायरेक्ट केस करना है सुप्रीम कोर्ट में। एक्सक्लूसिव मतलब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसको सुन सकता है। ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, एक्सक्लूसिव मतलब केवल आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो। तो अगर कोई फेडरल इशू है तो जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, ओरिजिनल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जब भी आप कोई केस लेके जाओगे उसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए या फिर फैक्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है, पॉलिटिकल नेचर के जो क्वेश्चन है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं है कि कोई भी सेंटर या स्टेट का मुद्दा कोई प्राइवेट सिटीज़न लेके आ रहा है। ठीक है, प्राइवेट सिटीज़न के जो कंसर्न है अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन या जो भी है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट सिटीज़न नहीं लेके जा सकता। पॉलिटिकल नेचर के कोई भी क्वेश्चन अलाउड नहीं होंगे, केवल और केवल क्वेश्चन होंगे जो लॉ और फैक्ट के अलाउड होंगे। और केवल फेडरल इशू जो जैसे कि सेंटर स्टेट है, कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, ये चीज़ें हैं, यही सारी वहाँ पर एंटरटेन की जाएंगी। अब आप बोलोगे कि फिर और कौन कौन से केसेज हैं जो मतलब इस ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं सुने जाएंगे। बहुत सारे, जैसे कि कोई मान लो कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है।
ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, वो कोई ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर नहीं आएगी। ठीक है, अगर मान लो उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई वाटर डिस्प्यूट है, क्योंकि वाटर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, उसके लिए अलग बॉडी बनाई गई है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की जो बॉडी है वो बनाई गई है। ठीक है, या फिर कोई डैमेजेस को रिकवर करना है स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से या किसी और चीज़ से, वो केसेस भी नहीं सुने जाएंगे। ये पेंशन वगैरह के या फिर सैलरी वगैरह के जो केसेस हैं वो भी नहीं सुने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, केवल फेडरल इशू होना चाहिए, और वो अगर कोई फेडरल इशू होगा और तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, अब आता है दूसरी चीज़ हमारी आती है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन, ये वैसे रिट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 5 टाइप के रिट्स होते हैं, हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, अब जो रिट्स होती हैं वैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देता है, आर्टिकल 32। ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करता है अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट्स होते हैं तो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रिट जुरिडिक्शन ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, वो हाई कोर्ट भी दे सकता है। हाई कोर्ट भी रिट जुरिडिक्शन है उसके पास भी, और वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल और केवल जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तभी रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इशू कर ही सकता है, साथ में अदर केसेस के लिए भी इशू कर सकता है रिट को। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब जो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है, वाइड है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो क्या है, वाइड है सुप्रीम कोर्ट से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हो, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, नहीं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये ओरिजिनल तो है लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, रिट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हो कि केवल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही मतलब रिट इशू कर सकते हैं? याद रखना, पार्लियामेंट इस स्टेटस को चेंज कर सकती है। कौन चेंज कर सकती है? पार्लियामेंट्री स्टेटस को चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर दे सकते हैं कि वो अदर पर्पजेज के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलो और क्या पावर होती हैं, और होती है उनके पास अपीलेट पावर। ठीक है, कौन सी पावर होती है, अपीलेट पावर होती है, अपीलेट जुरिडिक्शन होता है इनका। ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन। ठीक है, मेनली जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके जो केसेस हैं वो सुनते हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट्स के जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस मेनली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वो होती है अपीलेट जुरिडिक्शन। ये मेनली आप समझ सकते हो 4 केसेस के अंदर। 4 केसेस मतलब या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैटर होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई मैटर है, मतलब मेन हो गई यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए कि मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की अपील होती है इसमें। उसके बाद सिविल केसेस, उसके बाद आता है सिविल केसेस। सिविल केसेस याद रखना, अगर मान लो कोई हाई कोर्ट में केस है और उसमें या तो वही सेम लॉ का क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना सही है, तो मतलब ऐसे केसेस सुने जाएंगे। ठीक है, तो वो सुने जा सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी क्रिमिनल केसेस की बात। ठीक है, क्रिमिनल केसेस क्या वो भी अपील होते हैं? यस, ऐसे केसेस जिसमें हाई कोर्ट जो है वो क्या दे देता है, डेथ सेंटेंस दे देता है। क्या दे देता है? डेथ सेंटेंस दे देता है। ठीक है, तो वो केसेस फिट हो जाते हैं कहाँ पे अपील होने के, क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल केसेस अपील होने के। ठीक है, तो मतलब उनमें तो होएगी, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो वो केस डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा थ्रू अपीलेट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी नहीं, पहले तो यही था, केवल डेथ सेंटेंस का था, लेकिन 1970 में ये स्टेटस चेंज कर दिया गया है। अब जिनको लाइफ सेंटेंस होती है वो केसेस भी कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद आती है हमारी अपील बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव क्या होती है? कोई भी केस किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस केस को ले सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। कोई भी जजमेंट किसी भी मैटर पे किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, वो केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है, एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर मार्शल लॉ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, मिलिट्री कोई कोर्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो अपील बाय स्पेशल लीव है, मतलब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है किसी भी टाइम पे। और ये जो अपील बाय स्पेशल लीव है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर है।
ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, मतलब ये आपका कोई राइट नहीं है कि उसको स्पेशल लीव लेना ही है। जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी भी केस को अपने अंडर ले सकता है, ठीक है। और किसी भी जजमेंट में, ठीक है, किसी भी जजमेंट में। तो चलो एक होगी इनकी अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। अब और कोई जुरिडिक्शन है, यस, इट इज़ ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जितने भी केसेस हैं, उनके जो भी जजमेंट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करके रखता है अपनी कौन सी मेमोरी के लिए, परपेचुअल मेमोरी के लिए, ठीक है। परपेचुअल मेमोरी के लिए उनको रखता है एंड टेस्टिमनी के लिए, ठीक है, मेमोरी के लिए एंड टेस्टिमनी के लिए। और उसके लिए क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पनिश कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकता है उनके लिए, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल में क्या आता है, अगर कोई बंदा विलफुल डिसओबीडियंस कर देता है किसी जजमेंट का, डिक्री का, जो भी कोर्ट ने दिए या फिर रिट का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल में क्या आता है, तीन चीज़ें आती हैं क्रिमिनल में तीन चीज़ें आती हैं। या तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हो ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट को, या फिर आप इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आप क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले या तो लोअर कर रहे हो, स्कैंडलाइज कर रहे हो ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट को, ठीक है, या फिर इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको क्रिमिनल केसेस, मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। तो एक पावर है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये हाई कोर्ट भी है, याद रखना, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो भी अपनी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके रख सकता है। उसके बाद जो लास्ट रह गया वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, ठीक है। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखने के लिए, दोनों, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन हो या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, दोनों को देखने के लिए, चाहे वो सेंटर का हो या फिर वो स्टेट का हो, ठीक है, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, इनको देखने, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखने के लिए जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर वो अल्ट्रा वायर्स मिलता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलता है, तो इलीगल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। गवर्नमेंट उसको क्या नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती, उसको प्रमोट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी जो पावर्स हैं ये किसकी होती हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर है। देखो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आया था तो मैंने करवा दिया, अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन कौन सी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें कैबिनेट के बारे में बताना है, वैसे हमने बता दिया था सबसे पहले, बिल्कुल इट इज़ ए स्मॉलर बॉडी देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से छोटी बॉडी होती है। इसकी मेन पावर जो है डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही कैबिनेट डिफाइन नहीं है, तो इसकी पावर कैसे डिफाइन होगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। मेनली वैसे कैबिनेट मेंशन कहाँ पे है, कैबिनेट मेंशन है उसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, 44th या 42nd, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है हमारा कैबिनेट मेंशन है। उसके बाद इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन देम। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। इसकी जो ये एडवाइजरी बॉडी है और इसकी जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, किसके अकॉर्डिंग, 44th एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड हमारी रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, 55 पे। विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर के बारे में हमें बताना है। इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन। याद रखना, अगर एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं होगा तब भी वो मतलब जो गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। वैसे मतलब गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसका आर्टिकल कौन सा होता है, देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। प्रेसिडेंट जो वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उनका आर्टिकल होता है 1 2 3, डायरेक्ट 1 2 3, ठीक है। और जो गवर्नर करते हैं उसमें पहले दो को एक्सचेंज कर दो, मतलब 2 1 3, ये आर्टिकल है। गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसके लिए और जो प्रेसिडेंट करते हैं उसके लिए 1 2 3। अब आपको हमेशा के लिए ये दो आर्टिकल याद रहने चाहिए। क्यों बताएं, क्योंकि मेंस में याद करने पड़ते हैं, ठीक है, और उस टाइम याद नहीं रहते हैं वो चीज़ें। फिर है इन केस, हाँ तो ये मैंने बता दिया कि नहीं, अगर एक भी हाउस सेशन में नहीं होगा तो भी मतलब वो इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल तब करेंगे जब दोनों हाउस नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है, ही इज इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। यस, उनकी लीगल लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो इम्यून होते हैं अपनी पर्सनल इम्यूनिटी में, बिल्कुल
तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और केवल एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं होगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब भी हाउस सेशन में आएगा तो 6 वीक्स के अंदर उनको वो पास करवाना पड़ेगा अपना लॉ, जो भी उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू की है वो उनको 6 वीक्स के अंदर वो करवानी पड़ेगी, ठीक है। और ये मतलब ये क्या, हाँ देखो, इनके लीगल लाइबिलिटी नहीं होती अपने एक्ट्स के लिए, याद रखना। इनकी जो क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल इन्होंने एक्ट किया हो, कोई भी क्रिमिनल इन्होंने एक्ट किया हो, उनके लिए भी ये टोटली इम्यून होते हैं, ठीक है, टोटली इम्यून होते हैं। अगर इन्होंने कोई भी पर्सनल कैपेसिटी में भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसके लिए भी ये इम्यून होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिविल, लेकिन उन पे सिविल केसेस चल सकते हैं, याद रखना, उन पे सिविल केस चल सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस से टोटली एग्जाम्प्ट होते हैं। और सिविल केस भी तब चलेगा जब उनको 2 मंथ्स का नोटिस बिफोर दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 मंथ का नोटिस उनको पहले देना पड़ेगा, तब सिविल प्रोसीडिंग जो है उन पे स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये जो गवर्नर है हमारे, किसका पार्ट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। और मतलब पहले तो एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर होता था, जब स्टार्टिंग में ये पोस्ट क्रिएट की गई तो एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर की गई थी, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। कौन सा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें बोला गया कि 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या, केवल 2 ही चीज़ें इनकी क्वालिफिकेशन में लिखी गई हैं, केवल 2 ही चीज़ें इनकी क्वालिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। क्या, एक तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एक इनकी 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है। केवल यही है इनकी क्वालिफिकेशन, और कुछ नहीं लिखा हो गया। इनको ओथ कौन दिलवाता है, इनको ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई भी सीनियर मोस्ट जज जिसको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दें, ठीक है। क्या कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई फिक्स टर्म नहीं होती। ग्राउंड ऑफ रिमूवल कोई बताया गया नहीं, प्रेसिडेंट के अंडर इनको मतलब वो होता है, मतलब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के अंडर ही वो होता है। क्या डेथ, एक और डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर में कि वो ये जो है ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है, डेथ सेंटेंस को ये पार्डन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं, आप देख लेना, ये है हमारे गवर्नर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में क्या बोलता है, मेंबरशिप टू पार्लियामेंट इनका डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ, कब जो है पार्लियामेंट में 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ कैसे है मैं आपको बता चुकी हूँ कि 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, सबसे पहले तो ये 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। कौन सा था, 1985 में एक 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें 4 कंडीशन बताई गई थी जब क्या हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले 6 महीने से पहले ही, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बिल्कुल। इफ़ ए नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट ज्वाइन। अगर वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं करता कोई नॉमिनेटेड मेंबर तो वो हट जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड हमारी रॉन्ग होगी। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन कर लेता है, नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन नहीं करता है। तीसरा, अगर वो वॉलेंटरली पार्टी की उसको गिव अप कर देता है मेंबरशिप को। और चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है कि वो एब्सट्रेन फ्रॉम वोटिंग, जो भी विप इशू हुई है उसमें एब्सट्रेन फ्रॉम वोटिंग होता है, या फिर पार्टी के अगेंस्ट वो वोट डाल देता है तो भी वो पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है जिसके अंदर 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है और फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए, ठीक है। इसके अलावा 2 एक्सेप्शंस भी इसमें दिए गए हैं। वैसे है ना, मेन जो फाइनल डिसीजन लेगा डिस्क्वालिफिकेशन का 10th शेड्यूल के अंदर वो कौन लेते हैं, हमारे स्पीकर या फिर प्रेसिडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रेसिडिंग ऑफिसर लेंगे, मेनली स्पीकर या फिर चेयरमैन प्रेसिडिंग ऑफिसर लेंगे। फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा, लेकिन हाँ उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है डिसीजन देने के बाद। और वो किस केस में बोला गया था, 1997 में शायद ये केस आया था कि हो लोहन केस, जिसमें बोला गया था कि उनके डिसीजन का भी मतलब देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने दिया है। इसमें दो एग्जाम्पशंस हैं, 2 एग्जाम्पशंस हैं इसमें। क्या कि अगर या तो 2/3 पार्टी कोई अनदर पार्टी में मिल जाती है, मर्जर हो जाता है, 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी जो है किसी अनदर पार्टी में जाके मेंबर बन जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। या फिर कोई भी जो मेंबर है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर बन गया, या तो स्पीकर बन गया, चेयरपर्सन बन गया, कुछ भी प्रेसिडिंग ऑफिसर बन गया, तो अगर वो पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर उसको नहीं माना जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है जिसके अंदर मेनली 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे।
और देखो, अगर आपको इस सीरीज़ का अगर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है ना, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको जितने भी 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये सीरीज़ देखनी है, ठीक है। और कम से कम 30+ आपके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक होने ही चाहिए। हर 50 में से 30+ आपके ठीक होने चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ो। फिर अगर आपके 29 भी हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब पेपर में मतलब वही डामाडोल हो जाओगे इधर उधर, ठीक है। तो आपको 30+ क्वेश्चन इसमें ठीक करने हैं और अच्छे से करो। तो देख लेते हैं, चलो ठीक है। विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना है। सबसे पहले, इलेक्शन टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इलेक्शन होते हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं है कि उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन वो बॉडी करवाती है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करेगा। जिसको भी स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करेगा वही कराएगी, कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन कंफर्म नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, दी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट एक्सीड 21। बिल्कुल 21 से ज़्यादा डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं हो सकते हैं। थर्ड, कोऑपरेटिव बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल एटलीस्ट जो कोऑपरेटिव बोर्ड है उसमें 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो आंसर हमारा आ गया बी, ठीक है। ये समझ में आ गई। अभी आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एक बनी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, आपने सुना होगा, एक बनी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी है, ठीक है। इनके लिए एक सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि एक स्कीम चलाई गई है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और यूएन जनरल असेंबली ने भी 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब माना था, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब और कहाँ कहाँ ऐड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, तब कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। वो भी कौन से पार्ट में, अगर पार्ट की बात करें तो वो है पार्ट 9B में। कहाँ पे, पार्ट 9B में ऐड किया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी इसको ऐड किया गया है, जिसमें आर्टिकल 19(1)(c) में इसको ऐड किया गया है। कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स में। और इसके अलावा DPSP भी इसको एक बनाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को DPSP में भी ऐड किया गया 43B। और ये कौन सी DPSP है, गांधीयन DPSP है। मैंने आपको बताया था गांधीयन DPSP कौन सी होती हैं, 40, 43, 43B। तो यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई। उसके बाद 46, 47, 48 ये हैं सारी गांधीयन DPSPs, ठीक है। मैंने पहले उसमें करवा चुकी हूँ, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अभी जो रिसेंटली उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में कितनी है, लगभग 45,000 के पता नहीं कितनी है, ठीक है। अभी इनको हर एक पंचायत में इनको बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी पंचायत है इंडिया में उतनी ही हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो गांव में हैं, और नॉर्थ ईस्ट रीजन को मेनली वो करने के लिए, बूम करने के लिए मेनली ये जो स्कीम है ये की जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। और ये जो क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, एक्सरसाइज ऑफ सस्पेंसिव वीटो। देखो सस्पेंसिव वीटो जो प्रेसिडेंट करते हैं वो क्या है उनकी, बिल्कुल ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड है, अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो कर सकते हैं, बिल्कुल। गवर्नर का अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट, देखो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना स्टेट में, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ऐसे अपने आप नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली विटो पावर है, सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर, और थर्ड मैंने बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे ही वो कर सकती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमें बताना है। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या क्या है। सबसे पहले टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज एब्सोल्यूट इन नेचर फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। देखो
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो पार्लियामेंट का है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट इसलिए तो बना रखे हैं ताकि जो स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो केवल स्टेट उस पर लॉ बना सके, यूनियन उस पर लॉ ना बना सके। तो टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है पार्लियामेंट का वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सेकंड है कि दी लॉज इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। देखो कैन नॉट बी एप्लीकेबल, ऐसा बिल्कुल वो स्टेटमेंट नहीं हो सकती, बाहर भी अप्लाई हो सकते हैं अगर कोई नेक्सस हो स्टेट या उस ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। कोई भी स्टेट का कोई उससे ज़्यादा ही संबंध हो उस एरिया से, तो येस वहाँ पे भी उस स्टेट के जो लॉज हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। दोनों ही हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट बतानी है हमें, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। सबसे पहले द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, बिल्कुल रिकॉर्ड किए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो बिल्कुल उसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये जो क्वेश्चन है वो करवाया है, ये देखो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं अभी दिखा भी सकती हूँ, पता नहीं करवाया है कि नहीं, ये रहा देखो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में परपेचुअल मेमोरी के लिए जजमेंट्स कोई भी प्रेसिडिंग्स हैं वो सारी वहाँ पे स्टोर की जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये अगर स्टोर कर सकते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी ये कर सकते हैं, जिसमें दो टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही करवाया, थोड़ा याद भी रखा करो। तो दोनों ही क्वेश्चन इसके क्या है, हमारे सही हो गए हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेनली 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत हैं, ठीक है। क्या है 11th शेड्यूल्स में, पंचायत हैं। तो हमें बताना है उसके बारे में उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, इसी में आता है। खादी, केवीआईसी बिल्कुल ये भी इसी में आती है। स्लम, देखो स्लम्स मेनली कहाँ पे होती हैं, अर्बन एरियाज में होती हैं। तो ये मेनली किसके अंदर आएंगी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो कौन सा शेड्यूल है, 12th शेड्यूल है, तो इसके अंदर ये नहीं आएंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फोर्थ भी पीडीएस सिस्टम मेनली इन्हीं पे डिपेंड करता है, तो 1, 2 एंड 4, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, देखो प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे आ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, और अटॉर्नी जनरल आते हैं, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। मेनली एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है यूनियन गवर्नमेंट के, उसमें आते हैं कौन कौन है, प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और अटॉर्नी जनरल आते हैं। ये 5 चीज़ें आती हैं जो हमारे इसमें आती हैं, किसमें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में बताना है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले इट्स द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटीज आर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके जो मेनली मेंबर्स हैं उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मेनली जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते। यहाँ पे मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड कैन सजेस्ट कट्स इन द बजट। याद रखना, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स को कंसिडर करती है, लेकिन ये कभी भी कट्स को सजेस्ट नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखनी। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कभी भी कट्स नहीं सजेस्ट कर सकती हैं किसी भी बजट में वगैरह में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। मेनली कौन होते हैं, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, जैसे कि स्पीकर है, चेयरमैन है, वो अपने ही मेंबर्स में से नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में आने के लिए, ठीक है। और ये कट्स को सजेस्ट नहीं कर सकते। ये मेनली इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो क्या होती हैं, मेनली एडवाइजरी, क्या होती है, मेनली इनकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है। उसके बाद सबसे पहले इनको कब सेटअप किया गया था, 1993 में इनको सेटअप किया गया था सबसे पहले, ठीक है। और उस टाइम पे ये 17 ही नंबर थे, कितनी थी, 17 थी ओनली नंबर में। लेकिन 2004 में इनका नंबर इंक्रीज करके 17 से कितना कर दिया गया, 24 कर दिया गया, ठीक है। 17 से कितना कर दिया गया, 24 कर दिया गया 2004 में, जिसमें से 8 तो राज्यसभा में काम करती हैं और जो 16 है वो लोकसभा में काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यसभा में काम करती हैं, 16 लोकसभा में काम करते हैं। 2004 में इनका नंबर बढ़ा दिया गया था। मेनली ये क्यों है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। बजट में क्या, कहाँ क्या, कैसे पैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें उनकी, ताकि अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की बढ़ सके, ठीक है। इट मीन्स
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट के लिए वो इंक्रीज़ की जा सके। ठीक है, हर एक एस्टीमेट कमेटी में मेनली कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं। याद रखना, हर एक एस्टीमेट कमेटी में मेनली 31 मेंबर्स होते हैं, जिस 31 में से 21 मेंबर्स होंगे लोकसभा से और बचे हुए जो मेंबर्स होंगे 10 वो कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। उनको नॉमिनेट कौन करेंगे? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है, और क्या कोई मिनिस्टर एलिजिबल है इसका पार्ट बनने के लिए? नहीं, मिनिस्टर इसका पार्ट बनने में के लिए एलिजिबल नहीं, कोई मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं, मेंबर नहीं बन सकता। इनकी टर्म कितनी होती है? 1 ईयर की इनकी टर्म होती है। ठीक है, अभी लेकिन प्रपोजल दिया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उनकी जो वो है जो टर्म है उसको 5 ईयर कर देना चाहिए, ताकि अच्छे से वो अपनी मतलब काम कर सकें। ठीक है, बिना किसी रुकावट के, क्योंकि एक साल के अंदर इतना सारा काम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जब तक कोई वो काम करने लगते हैं तब तक नेक्स्ट बोर्ड बैठ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हार्मनी नहीं रह पाती दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। सबसे पहले इन्होंने वुमेन इंडिया एसोसिएशन को बनाने में हेल्प की 1917 में, उसके बाद बनाया ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। एक उन्होंने प्ले भी लिखा जिसका नाम है मेहर मुनीर। उन्होंने एक पोएम लिखी दी ब्रोकन विंग, जिसको उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए डेडिकेट किया। तो हमें बताना वो किसके बारे में बात चल रही है? वो बात चल रही है सरोजनी नायडू जी के बारे में। ठीक है, सरोजनी नायडू जी के बारे में। और याद रखना ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी मेंबर थी, उसके पार्ट थी मतलब। और ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि बर्ड ऑफ, ये ब्रोकन विंग है। इसके अलावा उन्होंने दी बर्ड ऑफ टाइम भी इन्होंने लिखा है। ब्रोकन विंग इन्होंने 1917 में लिखा है। फिर उन्होंने एक दी फादर ऑफ डॉन भी लिखा है, एक इन्होंने लिखा है फादर ऑफ डॉन। तो ये कुछ मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, तो इनके बारे में पता ही होना चाहिए आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। संत गाडगे बाबा कौन थे? बोल रहे कि ये सोशल रिफॉर्मर से, अवध से। याद रखना ये कहाँ से थे? अवध से नहीं थे, ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और ही फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ संत कबीर एंड रैदास। बिल्कुल संत कबीर और रैदास की इन्होंने जो ट्रेडिशन थी उसको फॉलो किया था, लेकिन ये क्या कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। ठीक है, ये किसके थे? ये कंटेम्प्रेरी थे बी आर अम्बेडकर जी के। किसके कंटेम्प्रेरी थे ये? बी आर अम्बेडकर जी के कंटेम्प्रेरी थे ये। ठीक है, और इन्होंने ब्राह्मणिकल जो भी चीज़ें हैं उनको रिजेक्ट किया था, कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने रिजेक्ट किया था, और मेनली इन्होंने सैनिटेशन पे मेनली ध्यान दिया था। ठीक है, सैनिटेशन को इन्होंने प्रीच किया था कि सैनिटेशन पे मेन लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या चीज़ नहीं है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कंपल्सरी प्रोविजन में डाली गई है? कौन सी चीज़ नहीं है? मतलब और सारी चीज़ डाली होंगी, वो चीज़ कंपल्सरी में नहीं डाली होगी। सबसे पहले देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमें पंचायत को एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो ये तो कंपल्सरी प्रोविजन है। ठीक है, ये तो कंपल्सरी प्रोविजन है। तो हमें बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, हमें नहीं बताना, मतलब रॉन्ग वाला ऑप्शन हमें आंसर में बताना है। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये भी कौन सा है? बिल्कुल ये कंपल्सरी प्रोविजन है। फिर थर्ड है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये जो प्रोविजन है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एमपीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है पंचायत में, ऐसा कोई कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। तो थर्ड ही रह गया हमारा जो कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, और कौन कौन से हमारे कंपल्सरी प्रोविजंस हैं मेनली इसके? देखो ग्राम सभा को एस्टेब्लिश करना, वो भी 3 लेवल पे। कौन सी? विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन करवाना। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम एज। उसके बाद रिजर्वेशन देना, ये भी कंपल्सरी प्रोविजन है। एससी को, एसटी को, वुमेन को, ठीक है, इनको रिजर्वेशन देना भी हमारा कंपल्सरी प्रोविजन है। और उनकी टर्म कितनी होनी चाहिए? 5 ईयर टर्म होनी चाहिए। और मान लिया अगर पहले ही पंचायत में उनकी टर्म वैकेंट हो जाती है, मतलब जो पंचायत जो सरपंच होते हैं उनकी अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है, तो क्या होगा? तो रिमेनिंग पीरियड के लिए जो नेक्स्ट सरपंच होंगे वो इलेक्ट होंगे। याद रखना, वो ओनली रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे, फुल टर्म के लिए नहीं होंगे। मैंने बताया था प्रेसिडेंट और अगर वाइस प्रेसिडेंट की अगर टर्म वैकेंट हो जाती है, वो मतलब कुछ भी हो जाता है, तो क्या होंगे? जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे वो अगले 5 साल के लिए आएंगे, ना कि वो रिमेनिंग टर्म के लिए आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे।
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बताना है हमें रादर देन। अच्छा, बोल रहे हैं कि क्या रीज़न थे कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, क्या रीज़न हो सकते हैं? ताकि गवर्नर और सीएम के बीच में फ्रैक्शन को रोका जा सके, बिल्कुल। ताकि इलेक्शन एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सके, और ताकि जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है स्टेट में उसको रोका जा सके। तीनों ही हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, तीनों ही हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिसके कारण मेनली ये प्रोविजन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड एंड एडवाइस में काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस में तो उनको काम करना ही पड़ेगा। और ये कब बनाया गया था? 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनके लिए क्या कर दिया गया था? ये कंपल्सरी कर दिया गया था। सेकंड है व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं द प्रेसिडेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। देखो बिल्कुल भी नहीं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो प्रेसिडेंट अपने अपनी डिस्क्रिशन पे नहीं, उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, और प्रेसिडेंट उनके डिसीजन को मानेंगे जब तक कि नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो स्वर नहीं कर जाती, जब तक वो शपथ नहीं लेते तब तक यही एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे, केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो वो अपने डिस्क्रिशन में काम नहीं करते हैं जो प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है। अब जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमें क्या बोलता है? सबसे पहले बोल रहे हैं कौन वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मैं ये कल करवा चुकी हूँ, प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट भी, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? नो, देखो केवल इलेक्टेड मेंबर करते हैं, नॉमिनेटेड तो करते ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेकंड चलो सेकंड करते हैं, इलेक्टेड मेंबर मैंने बताया था करते ही हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी, बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर करते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इलेक्टेड मेंबर होते ही नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेनली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ से लेजिस्लेटिव काउंसिल मेनली पार्टिसिपेट ही नहीं करती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो याद रखना, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो गया। अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो। फिर आ जाते हैं हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। वैसे दो टाइप की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ होते हैं इंडिविजुअल, कुछ होते हैं कलेक्टिव। इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में तो सबसे पहले दे रखी है दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर सिविल, बोथ फॉर सिविल एंड क्रिमिनल। देखो वो क्रिमिनल केसेस के लिए तो बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन सिविल केसेस के लिए वो अरेस्ट हो सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, वो सिविल केसेस के लिए अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो सिविल केसेस के लिए वो हो सकते हैं। 1 सेकेंड। तो याद रखना, एक बार मैं एक बार ये मैं गलत थोड़ा सा शायद बता रही हूँ, मेरे को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का आपको याद रह गया था। देखो ये अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मेंबर्स को मिलती है पार्लियामेंट के, वो अरेस्ट नहीं हो सकते ड्यूरिंग दिस सेशन, और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद वो अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन ये जो उनको प्रिविलेज मिली हुई है ना, ये केवल और केवल सिविल केसेस में है, ये केवल और केवल सिविल केसेस में है ये प्रिविलेज उनके लिए, वो क्रिमिनल केसेस में नहीं है, या फिर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर कोई केस है उसमें भी नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी ये प्रिविलेज उनके पास नहीं है, क्रिमिनल केसेस में भी ये प्रिविलेज उनके पास नहीं है, केवल सिविल केसेस में उनके पास ये प्रिविलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ये रॉन्ग क्यों ही समझ में आया? ये अरेस्ट नहीं हो सकते ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सिविल केसेस के लिए तो है ये, ठीक है, सिविल केसेस के लिए वैलिड है, उनके लिए ये प्रिविलेज है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केसेस है उनके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे ऑप्शन क्या बोल रखा है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। बिल्कुल, अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है तो मेन जो वो होता है ना, फाइनल जो अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हुआ है कि नहीं हुआ, वो मेनली होती है प्रेसिडिंग ऑफिसर की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। देखो अभी मैं बता रही थी इंडिविजुअल प्रिविलेज, तो पहली होगी हमारी इंडिविजुअल प्रिविलेज की उनको सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी हमारी प्रिविलेज क्या होगी? फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच। उन वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोल सकते, गाली गलोच नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको जो इंडिविजुअल प्रिविलेज है। तीसरी उनकी जो प्रिविलेज है वो जूरी सर्विस की है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जूरी सर्विस। एग्जेम्प्ट फ्रॉम जूरी सर्विस का मतलब है दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज ए विटनेस इन केस, जो भी कोर्ट के
सामने पेंडिंग होगा जब पार्लियामेंट सेशन में होगी। जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो वो कोई भी एविडेंस देने से मना कर सकते हैं, एज ए विटनेस अपीयर होने से मना कर सकते हैं, कोई भी केस अगर उनके खिलाफ चल रहा है वहाँ पे, किसमें, वहाँ पे कोर्ट में, जहाँ पे जो भी केस चल रहा है। तो ये 3 हैं उनके पास कौन सी, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कुछ उनके पास कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी होती हैं, मतलब जो सारे एमपीज़ को मिलती है। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होती हैं, जैसे कि कोई भी वो रिपोर्ट या डिबेट या प्रोसीडिंग को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं वो किसी भी रिपोर्ट या प्रोसीडिंग को। और साथ में इसी में ये भी राइट है उनके पास कि वो दूसरों को प्रोहिबिट कर सकते हैं ऐसा करने से, दूसरों को प्रोहिबिट कर सकते हैं ऐसा करने से। तो वो खुद की जो राइट, उनको राइट है पब्लिश करने का कोई भी रिपोर्ट, डिबेट या प्रोसीडिंग्स को, लेकिन वो दूसरों को ये करने से मना कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था कि भाई अगर आपके जो मतलब कोई भी केस है उसके बारे, कोई भी प्रोसीडिंग्स है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अगर उसके बारे में कोई ट्रू रिपोर्ट छाप रही है प्रेस, तो उसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लेकिन सीक्रेट सीटिंग नहीं होनी चाहिए, सीक्रेट सीटिंग की कोई बात आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, कोई भी जो पर्सन है वो अरेस्ट नहीं हो सकता हाउसेस के प्रीमाइसिस में, ठीक है, हाउसेस के प्रीमाइसिस में कोई भी जो पर्सन है वो अरेस्ट नहीं हो सकता। और कोई सिविल या क्रिमिनल कोई भी लीगल प्रोसेस उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं हो सकती हाउस के अंदर बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के, ठीक है। और जो कोर्ट है वो मतलब जो भी उन्होंने कहा है उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग उसके लिए नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 उनके लिए इंडिविजुअल प्रिविलेज भी होती हैं और कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज होती हैं, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 70। और वैसे प्रिविलेजेस का क्वेश्चन आया है तो मेनली प्रिविलेजेस आर्टिकल कौन से होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 105 में है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 70 आगे 71 में, द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाई, कौन हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है कि कितनी होनी चाहिए, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। याद रखना प्रेसिडेंट पे छोड़ रखा है कि कितनी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है, पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कोई डिफाइन नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। ईस्टर्न ब्रीज 6 एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ईस्ट इंडिया और किसके बीच में, याद रखना ओमान के बीच में है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, इंडिया और ओमान के बीच में, रिसेंटली जोधपुर में ये अभी रिसेंटली हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 हमें बताना वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, जब वो एज ए प्रेसिडेंट अगर वो प्रिसाइड कर रहे हैं उनके बारे में क्या सही नहीं है। उनको सारी इम्यूनिटी मिलेंगी प्रेसिडेंट की, बिल्कुल मिलेंगी। ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट बन गए तो राज्यसभा चेयरमैन भी कैसे रह सकते हैं, तो ये गलत है, तो यही गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो ही कैन पार्डन दी सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल, बिल्कुल कर सकते हैं। ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। पीसा के बारे में बताना है, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996। सबसे पहले जो ये प्रोविज़न है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ही अप्लाई होता है, बिल्कुल भी नहीं। पेसा एक्ट कौन से शेड्यूल एरियाज़ के लिए आया था, 5th शेड्यूल के एरियाज़ के लिए आया था। 5th शेड्यूल एरियाज़ में पंचायत को एक्सटेंड करने के लिए आया था ये, ठीक है, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट था वो 5th शेड्यूल एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो वहाँ पे एप्लीकेबल करने के लिए मेनली पेसा एक्ट आया था 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए। और मेनली ये जो है पेसा एक्ट मेनली पंचायती राज एक्सटेंशन 10 स्टेट्स में करवाता है। वो 10 स्टेट्स कौन कौन सी है, एक तो है आंध्रा, ठीक है, एक है तेलंगाना, एक है हमारी गुजरात, एक है हमारा हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, एक है महाराष्ट्र, उसके बाद है एमपी, एक है हिमाचल, एक है उड़ीसा, ठीक है। कितनी स्टेट्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट होगी। एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़, ठीक है, एक होगी हमारे झारखंड और एक होगी छत्तीसगढ़। इन स्टेट में मेनली पीसा एक्ट लगता है, मेनली 5th शेड्यूल एरिया जहाँ पे पंचायती राज एक्सटेंशन मेनली हुआ है, ठीक है, पीसा के अकॉर्डिंग। तो ये 10 स्टेट है, तो केवल नॉर्थ स्टेट तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड अब बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन नोडल मिनिस्ट्री है। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मेनली इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर हमारा क्या हो गया, डी, क्योंकि पूछा था करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा होता तो सी आंसर हो जाता, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 5th शेड्यूल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जेम्प्ट है,
मतलब इस पार्ट से एग्जाम्प्ट है, तो याद रखना आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग जो ये मेनली 5th शेड्यूल एरियाज हैं ये एग्जाम्प्ट है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, तो वही अमेंडमेंट किया गया था पीसा एक्ट के अकॉर्डिंग 1996 में। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 74, ये हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। सबसे पहले इसको कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी कहते हैं, बिल्कुल इसको कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी कहते हैं, बिकॉज इट एग्जामिन्स ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू आउट द ईयर। नहीं, सारों को नहीं कर पाती है, एक साल में ये कुछ को ही कर पाती है, तो फ्यू मिनिस्ट्रीज को ही कर पाती है, सब मिनिस्ट्री को ये नहीं कर पाती है, तो ये रीजन गलत है, लेकिन कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटीज को बोलते हैं। सेकंड है, इट एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल ये बजट एस्टिमेट तभी करती है जब वो वोट हो जाते हैं, इसका मतलब ये पोस्टमार्टम की तरह है। ठीक है, बाद में मतलब जब खर्चा हो जाता है तब ये एस्टिमेट करते हैं, समथिंग ऐसे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। अब एस्टिमेट्स कमेटी जो है ना हमारी पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? लार्जेस्ट कमेटी है। मेनली इसका ओरिजिन कब से है? 1921 से। ठीक है, और 1921 से। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में किसने रिकमेंड किया था कि ये एस्टेब्लिश होनी चाहिए? जॉन मथाई ने। ठीक है, जॉन मथाई ने रिकमेंड किया था कि ये जो कमेटी है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें याद रखना इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसका मतलब चेयरपर्सन को कौन सेलेक्ट करेगा? स्पीकर। कौन सेलेक्ट करेगा? इनके चेयरपर्सन को स्पीकर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो जो हैं इलेक्ट होते हैं। ठीक है, जो भी स्पीकर सेलेक्ट करेंगे वो क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, और उनकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनका इलेक्शन किया जाता है। टर्म उनकी कितनी होती है? 1 ईयर उनकी टर्म होती है। कोई मिनिस्टर क्या इसका मेंबर बन सकता है? नहीं, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और बस यही है। और याद रखना इनके पास कैग के एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, इनको कैग एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, कैग इनको एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो कैग हैं वो एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी में वो अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। जोनल काउंसिल कल ही करवाया है, अब मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी है। बिल्कुल, यूनियन होम मिनिस्टर इनके चेयरमैन है। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर आ गया सी। जोनल काउंसिल कितनी होती है? 5 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल वाली। ठीक है, ये 5 होती हैं, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल डिफरेंट होती है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल डिफरेंट होती है, वो इस एक्ट के अंडर नहीं बनी है, वो बनी है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर। ठीक है, वो इस एक्ट के अंडर बनी है, वो इसके अंडर नहीं बनी है। और मेनली बस यही है। और एक पुंची कमीशन ने मतलब जोनल काउंसिल के बारे में बोला था। पुंची कमीशन ने बोला था कि जो ये जोनल काउंसिल है ये कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर मिलनी चाहिए, कम से कम साल में 2 बार तो मिलनी चाहिए ये। ठीक है, ये पुंची कमीशन ने बोला था, तो ये चीज़ कुछ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। रिमूवल ऑफ द जजेस करवा चुकी हूँ मैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है? एक तो अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी। ठीक है, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, एक इनकैपेसिटी, ये तो है ही नहीं। तो ये मतलब तो वोलेशन बोल रहे हैं, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के केवल किनको हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट को। और वो भी जो वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या होता है वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, केवल प्रेसिडेंट में है वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट जो भी प्रोसेस होती है, जैसे वो हटाए जाते हैं वैसे ही ये भी हटाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारे आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 78 पे। हमें बताना है हाई कोर्ट जो जजेस हाई कोर्ट ऑफ ड्यूटीज हैं उसके बारे में। सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई द देखो आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, दिल्ली की लेजिस्लेटिव बॉडी, वो मेनली एस्टेब्लिश की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडी वो एस्टेब्लिश की गई थी, ना कि हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है,
हाँ, उसके बाद मेनली तो बोल रहे हैं कि तो हाई कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश किए गए। हाई कोर्ट एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट बना था 1966 में, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली का हाई कोर्ट बनाया गया है। सेकेंड है एस्टेब्लिशिंग ए हाई कोर्ट फॉर ए यूटी वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जगह बताई थी कि एक स्पेशल मेजोरिटी से होता है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में कुछ फेडरल प्रोविजन चेंज होते हैं, उसके लिए तो केवल दो ही चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी भी यूटी के लिए, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिकल 241 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 241 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो किसी भी यूटी के लिए जो है वो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी यूटी के लिए जो वो है हाई कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश कर सकती है। वैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करते हैं हाई कोर्ट में? प्रेसिडेंट। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट को कौन एस्टेब्लिश करेगी? इसका मतलब पार्लियामेंट। कॉमन अगर कोई हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना उसको कौन करेगी? वो भी पार्लियामेंट ही करेगी, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन कैसे होता है? सेम ही ज्यूरिडिक्शन होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है वैसे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो नेक्स्ट कुछ आएगा तो मैं बताऊंगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी इसके बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 79 पे। हमें बताना कैबिनेट कमेटी के बारे में, कल ही कर चुके हैं कैबिनेट कमेटी के बारे में। 18 नंबर होती हैं, दो अकोमोडेशन कमेटी और एक थी कौन सी थी? पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। इन दो को छोड़ के सारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स थी या पॉलिटिकल अफेयर्स थी, ठीक है, इसको देख लेना। अकोमोडेशन एक पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल अफेयर्स, इन दो को छोड़ के, और सबको कौन प्रिसाइड करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। तो बोल रहे हैं मेन क्या पर्पस था कैबिनेट कमेटी को बनाने का? ताकि वर्कलोड ऑफ कैबिनेट को कम किया जा सकता है, बिल्कुल। ताकि जो पॉलिसीज पे डेप्थ एग्जामिनेशन हो, बिल्कुल। फेडरल करेक्टर देने, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई फेडरल करेक्टर देने का कोई मकसद नहीं था। ताकि इश्यूज जल्दी से सोल्व हो जाए, मेनली ये था, ठीक है। ताकि कैबिनेट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, मेनली उसी के लिए बनाई गई थी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि नो इलेक्शन टू एनी म्यूनसिपैलिटी और पंचायत कैन बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाई एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। बोल रहे हैं कि कोई भी जो इलेक्शन है किसी भी म्यूनसिपैलिटी या पंचायत में जो हो रहा है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कोई इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंट की जाए किस अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कि ये कोई भी अथॉरिटी जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है, अगर उसके द्वारा कोई किया जाए, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी, एनी अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके अलावा कोई भी उसमें वो नहीं कर सकता, ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट को चैलेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखना केवल और केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से मेंबर्स? केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट ऑल मेंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई हमारी, ठीक है। और वो भी इलेक्ट कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, और सीट्स किसके अकॉर्डिंग होती हैं? वो स्टेट्स मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड होते हैं एक स्टेट की, ठीक है। जैसे यूपी की ज़्यादा, गोवा की कम, ऐसे। फिर है इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी 3rd ईयर। तो याद रखना, मतलब मैंने आपको बताया था 1/3 मेंबर हर 2nd ईयर पे रिटायर हो जाते हैं। 1/3 मेंबर हर 2nd ईयर पे रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब इलेक्शन हर दूसरे साल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। समझ में आया मैं क्या क्या बोल रही हूँ? 1/3 मेंबर हर 2nd ईयर रिटायर होते हैं, इसका मतलब इलेक्शन हर 2nd ईयर में होते हैं, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ मेंबर राज्यसभा में इलेक्ट होंगे वो किस मतलब शेड्यूल में बताया गया? 4th शेड्यूल में बताया गया कि मतलब राज्यसभा में कितने मेंबर्स का जो है वो इलेक्शन होगा, ठीक है। यूटीज से मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? मतलब चलो ये तो हमने बता दिया, मतलब स्टेट से। यूटीज से कैसे सिलेक्शन होता है? यूटीज से जो भी मेनली क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड
इनडायरेक्टली मेंबर सिलेक्ट होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेनली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज उनको मेनली स्पेशली जो इलेक्टोरल कॉलेज उसी के लिए बनाया जाता है और वो इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजते हैं, ठीक है। और यूटीज़ की अगर बात करें, 7 में से केवल 2 ही यूटीज़ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड हैं, वो है दिल्ली और एक पौंडीचेरी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और मेनली राज्यसभा में मेनली 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं हमारी राज्यसभा में। लेकिन अमेरिका की सीनेट में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। अमेरिका की सीनेट में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। इंडिया में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितना होता है? टर्म ऑफ, आप बोलोगे 6 ईयर्स होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर्स का कितना टर्म होगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक नॉर्म बन गया है, या उसमें डिफाइन किया गया कि उनका टर्म कितना होगा, 6 ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कोई टर्म होता है, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 81 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमें बताना कौन उसको चेयर करता है। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसको वो करती है। याद रखना सबसे पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये सेल्फ गवर्नमेंट थी पहले तो, ठीक है। सबसे पहले 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग उसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1958 तक तो इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए काम किया, ठीक है, 1958 तक। लेकिन 1958 के बाद केवल और केवल अर्बन एरियाज के लिए ये बन गई, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अर्बन मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। और मेनली इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो कैसा है? इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, कोई बाइंडिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा आंसर क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। हमें बताना लोकल गवर्नेंस के एसेंशियल फीचर क्या नहीं है। अगर लोकल गवर्नेंस वहाँ चल रही है तो क्या उसके एसेंशियल फीचर नहीं होंगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होगा बिल्कुल लोकल गवर्नेंस में। लोकल पार्टिसिपेशन ना हो तो फिर क्या होगा? सेकंड है कि इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। देखो अगर लोकल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ेगी, तो ये भी एसेंशियल फीचर है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, देखो ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है। ये मेनली एसेंशियल फीचर उसका क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन एसेंशियल फीचर होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो इसका मतलब केवल जो थर्ड है वो एसेंशियल फीचर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो कौन सा फीचर नहीं है हमसे वो पूछा था, तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में बताना है, ठीक है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट के कोर प्रिंसिपल पे ये बेस है, जिसका मतलब है कि कोई भी रिफ्यूजी कंट्री को वापस नहीं भेजना है जहाँ पे उसकी लाइफ या फ्रीडम को सीरियस थ्रेट होता है। तो बिल्कुल ये उसी पे बेस है। सेकंड है इट हैज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड द टर्म रिफ्यूजी। देखो इसमें जो रिफ्यूजी टर्म है ना वो डिफाइंड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको डिफाइन कर सकता, कोई बॉडी उसको डिफाइन करेगी, वो खुद नहीं डिफाइन कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग होगी क्योंकि क्लियरली डिफाइंड है उसमें टर्म रिफ्यूजी। थर्ड है इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन। इंडिया ने कोई इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। इंडिया ने किसी इस कन्वेंशन को रेटिफाई इंडिया ने नहीं किया है। लेकिन हाँ जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है उसको इंडिया मतलब इनफॉर्मली ही फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया में इतने एथिक्स हैं कि वो इसको फॉलो करता है, लेकिन हाँ इंडिया ने कोई इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। हमें बताना है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ मैरीन पॉल्यूशन, असिस्टिंग दी कस्टम एंड अदर अथॉरिटी, सब सारे ही काम है, ठीक है। हमारी एजेंसियाँ सारे काम कर देती हैं, ठीक है। वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड कब बनी थी? 1978 में बनी थी। कब बनी थी? 1978 में बनी थी। कोस्ट गार्ड एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ये बनी है। मेनली कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? क्या आप ऐसे बता सकते हो? एक कमेटी बैठी थी, रस्टामजी कमेटी, ठीक है। मेनली उन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि ऐसी कोई बॉडी सेटअप करनी चाहिए जो हमारे मैरीन जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 85 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 86 पे। फेस्टिवल स्टेट कुछ नहीं पढ़ रखा, सेकंड जरूर पढ़ रखा होगा। मेदाराम जतारा कहाँ पे लग रहा है आपको? मेदाराम जतारा केरला में मनाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा तेलंगाना का फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? मेदाराम जतारा तेलंगाना का फेस्टिवल है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। इसका मतलब थर्ड करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? थर्ड करेक्ट है। अब आप एक देखो, बेजान द्वादशी उड़ीसा में मनाई जा सकती है, बिल्कुल। वेस्ट बंगाल वगैरह इधर द्वादशी वगैरह बोली जा सकती हैं, ठीक है। तो यस ये उड़ीसा में मनाई जाती है। तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था, आंसर आ गया डी, ठीक है। तो बस ये फेस्टिवल्स जो है आपको याद ही होने चाहिए। वैसे
तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना सीएम ऑफ द स्टेट के बारे में क्या चीज़ें सही गलत जो भी पूछा, गलत जो सी चीज़ें गलत है वो बता रखे हैं। सबसे पहले, ए पर्सन हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सीएम। देखो, कोई भी पर्सन चाहे वो लेजिस्लेचर का पार्ट है नहीं है, उसको वो सीएम बन सकता है, वो सीएम बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या, वो केवल 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी सीएम की पोस्ट मतलब वो हो सकती है, हट जाएगा वो सीएम की पोस्ट से। ठीक है, तो कोई भी पर्सन वेदर वो मेंबर है नहीं है वो सीएम तो बन सकता है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, दोनों चाहे वो लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं है तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी ताकि उनको हाउस में रखा जा सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है, ही शुड बी ऑफ मिनिमम ऑफ एज 30। देखो, अगर स्टेट में आपको सीएम बनना है तो मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको कम से कम 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, कितने साल का होना चाहिए आपको, 30 साल का होना चाहिए। तो याद रखना, वैसे मेनली लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स एज चाहिए। अगर आप लोकसभा के भी मेंबर हो तब भी आप सीएम बन सकते हो, तो इसका मतलब 30 साल की कोई उम्र नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, समझ में आया। वैसे पंचायत को में इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए, 21 ईयर्स। राज्यसभा में 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। और ये गवर्नर जो थे उनके लिए 35 ईयर्स, गवर्नर के लिए 35 ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। स्टेट गवर्नर के बारे में बताना। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज एडप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट है जो हमारे गवर्नर का, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। सेकेंड है, द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। बिल्कुल ये सेम पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर। पहले नहीं था, लेकिन ये कब एस्टेब्लिश किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1956 में, उसमें ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अगर बोलते इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पे ऊपर लिखा होता इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये चीज़ गलत होती, तब सेकंड स्टेटमेंट गलत होती, लेकिन इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है, नॉर्मल लिखा है, तो आंसर हो गया सी। 89, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट। कब मतलब वो होता है, जब भी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को डिफाइन कर दे तभी हो जाएगा। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इसके लिए मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसके चार पॉइंट इधर उधर लिख लो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों लीगलाइज करना चाहिए, क्यों नहीं लीगलाइज करना चाहिए, और आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स इधर उधर लिख लो इसको, और कहीं भी लिख के एक नोटबुक में रख लो। क्वेश्चन नंबर 90, एक स्पाइडर की स्पीसीज खोजी गई है जिनका नाम रखा गया नरसिम्हन मेहता के नाम के ऊपर। तो ये नरसिम्हन मेहता कौन है, तो याद रखना ये कौन है ये है एक वैश्वनाथ सेंट जो गुजराती लिटरेचर में पॉइनर है। ठीक है, बस यही आपको जो मीराबाई के टाइम के हैं, तो ये आंसर हो गया बी, ये वही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हमें बजटरी प्रोसेस के बारे में बताना है कि उसमें एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो क्या होता है। याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी हमें निकलवाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमें कुछ भी निकलवाना है तो हमें एप्रोप्रिएशन बिल की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन बिल में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रांट्स जो वोटेड बाय लोकसभा, एक दूसरी चीज़ होती है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चीज़ चार्ज होती है वो चीज़। ये 2 चीज़ें होती हैं मेनली एप्रोप्रिएशन बिल में, और वो पास करवाना ही पड़ेगा। और जब आपने मान लो कि एप्रोप्रिएशन बिल एक बार पास करवा दिया तो कोई भी इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। कोई भी अमेंडमेंट उसके अमाउंट ना तो ग्रांट में चेंज करने के लिए, ना ही मतलब जो वो चीज़ है उसको कोई भी अमाउंट चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवा दिया, उससे फिर उस बिल में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो जो भी अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसको पास करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो उतने टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए मतलब 2 महीने के लिए कुछ खर्चा तो लेगी गवर्नमेंट, तो वैसे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे करेगी। तो उसके लिए क्या करती है, पहले ही वोट ऑन अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, मतलब जब भी बजट के जो पैसे हैं उसके आने से पहले कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट पहले ही निकाल लेती है उसमें से, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। और ये मेनली नॉर्मल जो बजट पे डिस्कशन खत्म हो जाता है उसके बाद ग्रांट कर दिया जाता है, और मेनली ये कितना होता है 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन ऑफ बजट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 91। आ जाते हैं 92 पे, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में।
हिज प्रायर एसेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने पहले बताया था आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग लाया जाता है और उसके लिए प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ मनी बिल में जरूरी है कि उनके एसेंट की जरूरत है, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे तो दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों तो होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड है ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 2 मेंबर्स टू राज्यसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो पहले अगर 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होता, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, लेकिन आज के टाइम पे ये क्वेश्चन गलत है। क्यों ये क्वेश्चन गलत है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला? ये क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि अभी कौन सा हुआ है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, और इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। SC/ST के जो रिजर्वेशन है उसको 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो वो होता था ना नॉमिनेशन पार्लियामेंट में, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। मेनली वैसे भी राज्यसभा में इनका तो रिप्रेजेंटेशन होता नहीं था, ठीक है, राज्यसभा में नहीं होता था, वैसे भी ये लोकसभा में होता था। लोकसभा में 2 मेंबर्स चुने जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो ये स्टेटमेंट वैसे भी रॉन्ग है, मतलब अगर आपको ये पता है ना ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू राज्यसभा, ये वैसे भी लोकसभा है और अभी वैसे भी एंग्लो इंडियन के जो रिजर्वेशन है उसको हटा दिया गया, तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन रॉन्ग है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्या करेक्ट बताना है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थोड़ी देर पहले ही बताई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल बोल सकते हैं। राइट टू पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं। राइट टू पनिश, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? ए। और कौन से आर्टिकल में है? 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। जाते हैं 94 पे। आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया है कि इंटरस्टेट काउंसिल आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जा सके। बिल्कुल। द डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। जो इंटरस्टेट काउंसिल के जो डिसीजंस है और जो रिकमेंडेशंस है वो क्या होते हैं? एडवाइजरी होते हैं, बिल्कुल एडवाइजरी होते हैं, कोई वो नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। और कल हमने इंटरस्टेट काउंसिल कर लिया था। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम पार्लियामेंट में डिस्कशंस के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं 0 आवर में जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं जो भी सोचते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? क्या उठा सकते हैं वो कोई भी? तो बिल्कुल सही है, ये उठा सकते हैं। सेकंड है ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर में द मिनिस्टर्स आर बाउंड टू गिव ओरल आंसर्स टू ऑल द टाइप्स ऑफ। देखो बोल रहे कि क्वेश्चन आवर में जो भी मिनिस्टर जो है वो सबके ओरल आंसर देंगे चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 4 टाइप के मान लो, ठीक है। एक तो स्टार्ड, अनस्टार्ड और एक है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर्स ओरल आंसर्स देते हैं, उनके जो मिनिस्टर होते हैं उनके ओरल आंसर्स देते हैं और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड होते हैं। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें मेनली रिटर्न रिप्लाई दिया जाता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उसमें अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें मेनली आपको 10 डेज का पहले नोटिस देना पड़ेगा तब वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके भी आंसर मेनली कैसे दिए जाते हैं? मेनली मिनिस्टर्स के ओरली आंसर देते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्राइवेट मेंबर के क्वेश्चन, ये भी नॉर्मली वैसे ही वो कर दिए जाते हैं। अब ये इनको डिफरेंस कैसे किया जाता है? इनको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि स्टार्ड जो क्वेश्चन है उनका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका कलर होता है वाइट। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है पिंक। और जो प्राइवेट के क्वेश्चन होते हैं उनका कलर होता है येलो। इनको डिफरेंस करने के लिए इनमें, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन है तो ये हैं अलग अलग। तो सब टाइप के क्वेश्चन के लिए ओरल आंसर नहीं दिए जाते हैं। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है उनके लिए रिटन आंसर भी दिए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 96 हमें क्या बोला है? ये जो कोल माइन है ये कहाँ पे है? ये कोल माइन है वेस्ट बंगाल में, जाके देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 97 पे, ठीक है। 97 हमें क्या बोलता है? सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड। देखो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 10 नहीं है यहाँ पे, 15% है। कहाँ पे है ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये प्रोविजन कौन से एक्ट में आया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। ये कहाँ पे आया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें आया था ये प्रोविजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए नहीं, केवल लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। कोई ज़्यादा
है इसमें। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना। सबसे इंडियाज नेशनल स्ट्रेटजी है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 25% करना ग्लोबल मार्केट का, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारा 1.4%, तो हमें लेके कितने पे जाना है, हमें लेके जाना है इसको 5% पे, और वो भी कब तक, नेक्स्ट मतलब 2025 तक, ठीक है, याद रखना। तो 25 नहीं है, 5% तक लेके जाना है। चाइना की जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो है यूएसए का, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हमारा यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूएसए का 36%, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करूँ 26%, उसके बाद है चाइना, और उसके बाद सबसे लास्ट में कहीं इंडिया आता है 1.4% के आसपास, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो वो है वो यूएसए का है। मेनली 3D प्रिंटिंग मेनली इसमें की जाती है। फिर थर्ड है ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कैन बी मेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, और उसको बोलते हैं बायो प्रिंटिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल थर्ड ही करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे। हमें बताना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको वो कभी भी हटा सकते हैं, जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक वो उनको नहीं हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजोल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं 100 पे। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, कौन सी जो है वो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। देखो, वोट ऑन ग्रांट, बिल्कुल, ग्रांट्स पे अगर कोई वोटिंग होगी वो केवल लोकसभा ही कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, देखो मैंने बताया था आर्टिकल 368 जब करा रही थी, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, सेकंड रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो इसमें तो राज्यसभा की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो राज्यसभा ही का ही मेन रोल है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। समझ में आया सारी चीज़ें। देखो, अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर ली ना, अगर आपके एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आपको बहुत बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे ही पेपर आएगा ना, उस टाइम पे माइंड पे इतना बोझ डाल देंगे कि अब मेरे को सारे जो इतने विजन के टेस्ट है ना वो मेरे को अभी निपटाने हैं। मतलब जब उनके पास टाइम होता है, मान लो अभी टाइम है, अभी तुम एक एक लेक्चर देख के, डेली का एक देखना है तुम्हें, ठीक है, उसमें भी तुम्हें हाफ टाइम लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे अगर तुम डबल स्पीड में देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, अभी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्यों बाद के लिए उन चीज़ों को रखते हो, मतलब मेन है ना, यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंटरनलाइजिंग द थिंग्स, ठीक है। जितने तुम्हें इंटरनलाइज होंगी ना चीज़ें, उतनी तुम्हारे पेपर में ठीक होएंगी। लास्ट में क्या होता है, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और हम उतनी चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते। क्यों ना हम उस टाइम को अभी यूज़ करें इंटरनलाइज करने के लिए, क्यों हम लेट उन चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है, लास्ट के लिए क्यों छोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों की, कि हम प्रीलिम्स तो लास्ट के 2 महीने में ही निकाल देंगे, फिर निकलता कुछ नहीं है, ठीक है, फिर लास्ट में रह जाते हैं। फिर होगा कि मेंस में 2-3 बच्चों के मैसेज आएंगे कि मैम अब हमारी प्रिपरेशन करवा दो, अब चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो, फिर 2-3 बच्चों के लिए नहीं होगा, आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। और प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक पोर्शन। मेरे को लगता है अगर आपका स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो करंट अफेयर्स भी थोड़े बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और आपकी अगर देखा जाए ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, और तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ रहेगी आपकी क्या, और तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, और ये हिस्ट्री, ठीक है, अगर ये 4 चीज़ें अगर आपकी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है ना इनका, तो फिर आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और यही चीज़ें नहीं करते हैं ना, लगे रहेंगे करंट अफेयर्स पढ़ने में, सब कुछ पढ़ेंगे, PT 365 एंड समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स। सो यू नीड नॉट टू डू ऑल द थिंग्स, प्लीज़ 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 ओनली focus on your basics and try to clear this exam as early as possible, because you don't have so much time, ठीक है। don't waste your time here and there in searching the material, ठीक है। so my best advice to you is to stick to basic books and only one test series and internalize the content whatever written in your basic books, ठीक है। this should be your strategy। अब आपको मानना ना मानना आपके उसमें है कि आप मानो या मत मानो, ठीक है। तो चलिए, जितनी मैं आपको एडवाइस दे सकती थी मैंने दे दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। जितने, मान लो कि आप दिन में 2 बार खा लियो, मतलब मेरे को एक चीज़ पता है, कोई भी जो एजुकेशनल कंटेंट है ना, और जैसे कि जितना मैं पढ़ाती हूँ
वो नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, ठीक है। अगर पूरे इंडिया में से केवल 10,000 बच्चों का ही मेंस में सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पढ़ने वाले तो 10,000 है ना। अगर मेरे ही चैनल पे वो 10,000 देखने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा, समझ रहे हो। तो मतलब इस कंटेंट को देखने के लिए यू नीड करेज फर्स्ट। तो करेजियस बनो, पूरा देखो, ठीक है। फिर मेरे को बताओ कि आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ ना, पूरी टेस्ट सीरीज देख के उसके बाद आप बुक को उठाओ, ठीक है। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को उठाओ। मतलब मेरे को नहीं लगता आपकी 1 हफ्ते से ज़्यादा लगेगा आपको फिर उस बुक को ख़त्म करने में, ठीक है। तो चलिए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ही कर सकते हो, ठीक है। शेयर करने में तो नहीं करते हो आप, तो चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप अपना फ़ायदा करो, बस किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रिपेयर करो। तो चलिए, इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ठीक है।